हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस फ्रेंड, हमने जो जर्नी स्टार्ट की है दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट को देखा, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू लेक्चर से कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, क्योंकि कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है परफेक्ट मार्केट जो हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया, और इस मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड होती है वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से इजीली हमने समझा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड डायग्राम। फिर हमने देखा कि इसी परफेक्ट मार्केट के साथ साथ हमें सामने इम्परफेक्ट मार्केट भी दिखाई देते हैं, जिसमें हमने मोनोपोली का जर्नी देखा कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है। सिंगल सेलर इन द मार्केट हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई एंड प्राइस, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन साइड बाय साइड हमने दूसरा मार्केट भी देखा दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, और वो सेलर्स इस मार्केट में मोनोपोली पावर अपने प्रोडक्ट का एंजॉय करते हैं। बराबर दोस्तों, ये मार्केट चेम्बरलेन ने डेवलप किया था, जो ब्लेंडिंग है दो मार्केट का, दैट इज़ परफेक्ट प्लस मोनोपोली, दोनों का ब्लेंडिंग है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आज हम कर रहे हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट दैट इज़ ओलिगोपोली। उसके फीचर्स क्या हैं? बहुत इजी है, आसान है। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। ना इस कहानी में हम एक और पीस ऐड करते हैं कि क्या है ओलिगोपोली मार्केट। अब जब हम ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं तो ये मार्केट जो हमें डेवलप करके दिया है, फिर एक थोड़ा नया इकोनॉमिस्ट का नाम लेते हैं दैट इज़ द पॉल स्वेजी। पॉल स्वेजी ने हमें इस ओलिगोपोली मार्केट का नॉलेज दिया है। अब ये ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है पहले वो देखें। ओलिगोपोली जो है वो टू ग्रीक वर्ड में से डिराइव्ड किया गया है, निकला हुआ है। दो ग्रीक वर्ड, पहला जो है वो वर्ड है दैट इज़ ओलिगियो। एक्चुअली जो पूरा वर्ड है वो क्या है? ओलिगोपोली। तो हमने क्या कहा? पहला वर्ड ओलिगो। अगर हम ओलिगो बोलते हैं तो इट मीन्स, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं फ्यू, एंड पोली मीन्स सेलर्स। तो जब हम ओलिगोपोली की बात कर रहे हैं यानी फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, not large sellers but few sellers in the market who are enjoying the considerable यानी बहुत ही अच्छा कंट्रोल ओवर द मार्केट। तो इस मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं, और इस फ्यू सेलर्स के बीच में बहुत ही टफ कंपटीशन चलती है। और स्पेशली हम देखते हैं इस मार्केट में तो प्राइस वॉर होती है, इसमें रिजिड प्राइस को फिक्स किया जाता है। तो बहुत सारा स्पेशल, मैंने पहले ही कहा कि ये जो मार्केट है वो स्पेशल है क्योंकि थोड़े लोग हैं। अब थोड़े हैं तो एक दूसरे के ऊपर हमेशा नज़र रखना, कीप वॉच ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ राइवल और कॉम्पिटिटर। मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मैं भी वैसे करूँगा, क्योंकि आई हैव टू स्टैंड इन द मार्केट। मुझे अगर मार्केट में रहना है, मुझे अगर बिजनेस करना है, तो आई हैव टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ माई राइवल और माई कॉम्पिटिटर। उसे मुझे ऑब्जर्व करना है। अगर वो प्राइस कम कर रहा है तो मुझे भी प्राइस कम करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ओलिगोपोली मार्केट में दिखती हैं। तो पहला ए पार्ट आता है एज यूजुअल इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन तो बहुत आसान है। इस मार्केट को डेवलप किसने किया? एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल स्वेजी। According to him, oligopoly is derived from the two Greek word. Oligo means few and poly means seller. When there are few seller in the market and having a very good competition, that market is called oligopoly. अच्छा, अब आते हैं मीनिंग में। अब मीनिंग जो है वो मैंने अपने नोट्स में दो दिया है। आपको मालूम है मैं हमेशा डेफिनेशन एक दो एक्स्ट्रा दे देती हूँ ताकि आपको जो इजी लगे उसको फॉलो करो। और इसमें सबसे बेस्ट डेफिनेशन दिया है फेलर्स ने। फेलर्स क्या कहता है? ओलिगोपोली मीन्स कंपटीशन अमंग फ्यू। बहुत आसान। ओलिगोपोली मीन्स कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स। जब कुछ सेलर्स के बीच में कंपटीशन होती है तो फेलर्स ने कहा हम उसे ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं।
इसमें अगर हम सेलर्स की बात कहें प्रैक्टिकली तो मैक्सिमम 10 सेलर्स मार्केट में होते हैं। कितने सेलर्स दोस्तों? 10 सेलर। सिर्फ 10 सेलर्स में मार्केट में मैक्सिमम दिखाई देते हैं, उससे ज़्यादा कभी दिखाई नहीं देते हैं। प्रैक्टिकली 3, 4, 5, 6 लाइक दैट फ्यू सेलर्स मार्केट में दिखाई देते हैं, जो आपस में बहुत ही एक टफ कंपटीशन जो है वो आपस में करते हैं, यानी राइवलरी जो रहती है टू प्ले अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन इन दिस मार्केट। तो एक तो फेलर का डेफिनेशन है, बहुत आसान लगता है बच्चों को। क्या कहता है ओलिगोपोली मार्केट? कंपटीशन अमंग द फ्यू सेलर्स, दैट इज ओलिगोपोली। ये है फेलर्स का डेफिनेशन। ओलिगोपोली मीन्स कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स हैं, जो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम 10 होते हैं, इससे ज़्यादा होते ही नहीं। एग्जाम्पल देखो, ऑटोमोबाइल सेलर्स हैं, फ्यू सेलर्स। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फ्यू सेलर्स। सीमेंट जो प्रोडक्ट है प्रोवाइडर्स हैं, जो सीमेंट सेलर्स हैं, कंपनीज हैं, वो है फ्यू सेलर्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मार्केट में दिख जाते हैं। दे आर हैविंग अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन, वहाँ पे कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और किस तरह का वो डिमांड का इस मार्केट में दिखाई देता है वो भी हम देखेंगे। दो इट इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बट आई विल गाइड यू, क्योंकि हम डिमांड का हर मार्केट में देख रहे हैं। जैसे हमने परफेक्ट मार्केट में भी देखा, डिमांड का कैसा था, परफेक्टली इलास्टिक, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, मोनोपोली में डिमांड का कैसा था, डाउनवर्ड। मोनोपोलिस्टिक में भी डिमांड का क्या था, डाउनवर्ड बट लिटिल बिट फ्लैटर, थोड़ा फ्लैटर था। क्यों? क्योंकि सेलर्स ज़्यादा थे, बराबर। तो ये हमने पूरी कहानी जो है वो 1 बाय 1 हमने लास्ट के फ्यू लेक्चर्स में कंपटीशन में समझा है दोस्तों। तो आज हम इसमें भी डिमांड कर्व देखेंगे, लेकिन ठहरो, अभी पिक्चर बाकी है। पहले हम पूरा इसका फीचर्स तो समझ लें, बाद में हम उसको समझते हैं। तो एक डेफिनेशन है ओलिगोपोली मीन्स कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर। दूसरा डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, ओलिगोपोली इज अ मार्केट वेयर फ्यू फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड गुड्स। यहाँ पे फ्यू फर्म्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आइदर सिमिलर, होमोजीनियस यानी आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम एक जैसे प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। जैसे हमने कहा सीमेंट के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या दे आर प्रोड्यूसिंग सम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, थोड़ा अलग वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो हमेशा, जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल का डिज़ाइन है, प्रोडक्ट है, या ऑटोमोबाइल सेलर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी कमोडिटी को थोड़ा डिफरेंशिएट डिज़ाइन देते हैं, मॉडल बनाते हैं, कलर बनाते हैं, तो थोड़ा उनका फंक्शनिंग फ्रॉम वन मॉडल टू अनदर मॉडल डिफरेंट होता है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएटेड भी हो जाता है। तो इस मार्केट में हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। तो क्या कहेंगे दोस्तों, हमें इस मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में, देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस। जैसे हमने कहा सीमेंट, तो सीमेंट अल्ट्राटेक का हो, अंबुजा का हो, बिरला सीमेंट हो, या एल&टी हो, या हम दूसरे भी जैसे बेनानी सीमेंट है, श्री सीमेंट है, तो वो सीमेंट ही है, वो सीमेंट ही है। तो यहाँ पे आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट हो या डिफरेंशिएटेड गुड्स हो, यानी आपने डिज़ाइन में थोड़ा चेंज किया है, प्रोडक्ट ही थोड़ा डिफरेंट है, कलर थोड़ा डिफरेंट है, उसका डिज़ाइन अलग है, उसका फंक्शनिंग अलग है, उसका माइलेज अलग है, उसका इंजन अलग है। तो कभी कभी ऐसा हम थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये जो कंपटीशन है ओलिगोपोली, आई ऑलरेडी से थोड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके दोस्तों, तो दो डेफिनेशन हमने पढ़ा, एक तो बहुत आसान था, फेलर्स का कहना है ओलिगोपोली मीन्स कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है ओलिगोपोली इज अ मार्केट वेयर फ्यू फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड गुड्स। अच्छा बच्चों, इतना समझ में आया बेटा? हमने दो डेफिनेशन किया, अब आपको जो इजी लगे उसे लिखना है, उसे फॉलो करना है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मेन पार्ट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। इस ओलिगोपोली मार्केट में हमें क्या फीचर्स दिखाई देते हैं? तो पहला फीचर जो हमें इसमें दिखाई देता है, जो हम बार बार डेफिनेशन में से ही क्लियरली समझ गए कि देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स, क्योंकि इस मार्केट में हमें फ्यू फर्म्स दिखाई देते हैं,
फ्यू सेलर्स दिखाई देते हैं हु आर हैविंग अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन अमंग देमसेल्व्स। उनके बीच में बहुत अच्छी कंपटीशन चलती है, वो राइवल्स को काफ़ी कड़ी टक्कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया वो कोशिश करते हैं कि वो उससे भी बेटर क्वालिटी जो है, इनोवेटिव क्वालिटी जो है, बेटर सर्विसेज जो है वो मार्केट में दे पाएँ। तो इस तरह का फ्यू सेलर्स जो हैं they are enjoying the considerable यानी a good amount of control over the output and price in the market। so इस मार्केट में क्या दिखाई देता है दोस्तों? few sellers, थोड़े ही सेलर्स दिखाई देते हैं जो मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से बिजनेस करते हैं। अच्छा, सेकंड है इंटरडिपेंडेंस। अब इस मार्केट में क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं, अब थोड़े सेलर्स हैं, अब जब सेलर्स थोड़े हैं तो दे ऑलवेज इंटर डिपेंड ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ ईच अदर। यानी अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम किया तो आप सोचो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी कहीं ना कहीं प्राइस कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सपोज़ मैंने प्राइस को सेम नहीं पकड़ा, मैंने क्या किया, मैंने 20% एक्स्ट्रा दे दिया, 30% एक्स्ट्रा दे दिया, 40% एक्स्ट्रा दे दिया, मैंने कुछ नया स्ट्रैटेजी अपनाया, या मैंने कोई ऑफ़र दे दिया बाय 2 get 1 फ्री। तो देखो ये भी एक नया तरीका होता है, आप बहुत से प्रोडक्ट्स में ऐसे देखते हो। तो हमेशा एक बिजनेसमैन सामने वाले को इस मार्केट में कीनली ऑब्जर्व करता है, थरली ऑब्जर्व करता है, यानी ऑलवेज दे आर हैविंग ए आई ऑन देयर कॉम्पिटिटर एंड ऑन देयर राइवल्स। वो हमेशा राइवल को, कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। अगर उसने प्राइस को थोड़ा शफल किया तो मैं क्या करूं, मुझे कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर वांटेड टू मोटिवेट एंड ग्रैब लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके प्रोडक्ट की तरफ अटैच हों, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो इसके लिए इंटरडिपेंडेंस ज़रूरी होता है। उसने अगर सपोज़ कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब उसने कुछ नया किया है तो समथिंग आई हैव टू डू। मैं भी एक्सपर्ट की पैनल की टीम को बुला लूँगा और उन्हें कहूँगा कुछ तो प्रोडक्ट में चेंजेस चाहिए, कुछ मुझे इनोवेटिव स्ट्रैटेजी चाहिए। बस मैं भी अपने काम पे लग जाऊँगा और विद इन फ्यू डेज अगेन आई विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट। तो ये सब स्ट्रैटेजी इस मार्केट में बहुत दिखाई देती है दोस्तों। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इंटरडिपेंडेंट। क्योंकि लोग ही थोड़े हैं, तो थोड़े बिजनेसमैन हैं, तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि सामने वाले ने प्राइस की अगर कम किया, अब मुझे मार्केट में अगर रहना है, मुझे अगर कंपटीशन फेस करनी, तो मुझे भी तो कहीं ना कहीं प्राइस को कम करना पड़ेगा। लेकिन मैं सीधे तरीके से नहीं तो इनडायरेक्टली करूँगा, ताकि आई विल अट्रैक्ट द कस्टमर। उसने अगर डिज़ाइन चेंज किया, उसने अगर नया मॉडल लॉन्च किया, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। दे ऑलवेज कीप वॉच ऑन देयर कॉम्पिटिटर्स। वो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर वॉच रखते हैं, जैसा उन्होंने किया। इन द सेम वे दे विल आल्सो ट्राई टू मेक द चेंजेस इन देयर बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरडिपेंडेंस। आसान है ना, इजी है ना, बहुत अच्छा मार्केट। आपस में टक्कर काफ़ी रहती है, कट थ्रोट कंपटीशन भी कभी कभी दिखाई देती है। तो ये थोड़ा बहुत तो बिजनेस में चलता है। देन थर्ड है एडवर्टाइजमेंट। अब इस मार्केट में जहाँ है ही थोड़े सेलर्स, और इस मार्केट में एडवर्टाइजमेंट जो है इट इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन दिस मार्केट। इस मार्केट में एडवर्टाइजमेंट बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की वजह से दे वांटेड टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। वो चाहते हैं वो बेटर सर्विस दें, वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें, बेटर सर्विसेज दें, बेटर उनको फ्री सैम्पल्स दें, बेटर क्वालिटी दें, बेटर डिज़ाइंस दें। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही हैं। जैसे हम सीमेंट की बात कर रहे हैं तो अल्ट्राटेक में देखो किस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि कोई भी ज़मीन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास हो या स्टोनी लैंड हो, दे कैन मेंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस ओवर देयर। तो वो क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देयर सीमेंट की क्वालिटी इज़ बेटर देन अदर्स।
तो ये एडवर्टाइजमेंट है, उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। तो इस मार्केट में जहाँ पे हैं ही फ्यू सेलर्स और मार्केट इतना बड़ा, तो अगर मुझे मैक्सिमम कस्टमर को अपनी तरफ खींचना है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, एज अ पावरफुल डिवाइस करके एक्सेप्ट करना ही है। तो हमने ये अलग अलग तरीके किए हैं कि वो अलग अलग तरीके अपनाता है, इस तरह से कस्टमर को मोटिवेट करता है कि वो उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए विलिंग हो जाए, रेडी हो जाए। तो इस मार्केट में एडवर्टाइजमेंट प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल रोल। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यानी साइज ऑफ फर्म। यूनिफॉर्मिटी मीन्स सेम साइज ऑफ फर्म, लेकिन वो इस मार्केट में नहीं है। इसके लिए हमने क्या कहा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक मीन्स एब्सेंस ऑफ, यानी इस मार्केट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पहले मीनिंग समझ लो, बहुत आसान है। मीनिंग समझ लिया तो आराम से लिख सकते हो। जैसे लैक यानी नहीं है, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी सेम साइज ऑफ फर्म। यानी इस मार्केट में क्या है, कुछ सेलर्स बहुत छोटे हैं, कुछ सेलर्स बहुत बड़े हैं। यानी कुछ सेलर्स की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ सेलर्स की इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड है। तो इस मार्केट में क्योंकि है ही फ्यू सेलर्स, बट जनरली वी फाइंड कि देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी अमंग द सेलर्स। उन सेलर्स के बीच में सेम यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ सेलर्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश इस मार्केट में आए हैं, नए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो जब हम ऐसे कंपेयर करते हैं, जैसे नए नए सीमेंट के इन्वेस्टर्स आते हैं, अब जब हम देखते हैं कि सामने L&T है, अल्ट्राटेक हम बात कर रहे हैं, या बिरला सीमेंट है, अब ये तो एंशियंट इंडस्ट्रीज़ है, बहुत बड़ी ह्यूज इंडस्ट्रीज़ है। अब उनके सामने श्री सीमेंट आएगा, जब कोई भी नया सीमेंट आएगा, बिनानी सीमेंट आएगा, तो दे आर वेरी न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट। तो वो तो छोटे हो गए, वो सामने ह्यूज जेंट इंडस्ट्रीज़ आ गया, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, लेकिन उनके सामने फ्यू सेलर्स जो रहते हैं वो स्मॉल साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी आते हैं। तो ऐसा इस मार्केट में दिखाई देता है, होता है ऐसा। जैसे आप मोबाइल के भी इसमें देखो, कुछ फर्म्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप आईफोन देखो, दे आर एंजॉइंग द मोनोपोली इन द मार्केट। लेकिन उनके साथ साथ कुछ सेलर्स ऐसे भी रहते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट कम रहता है कंपेरेटिवली टू टॉप टेक्निकली हाई इंडस्ट्रीज एंड फर्म। वो लिमिटेड जो इन्वेस्टमेंट से भी प्रोडक्ट बना लेते हैं, रीजनेबल रेंज में प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ओलिगोपोली मार्केट में भी दिखता है, देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ फर्म्स और इंडस्ट्री। यानी वहाँ पे क्या है, जो फर्म्स हैं या जो सेलर्स हैं इन द सेम इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री की बात की, या मोबाइल इंडस्ट्री की बात की, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात की, तो एक तरफ कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ थोड़ी कंपैरेटिवली कम है। तो कुछ बड़ी फर्म्स भी उसका हिस्सा होती हैं और स्मॉल फर्म्स भी उसका हिस्सा होती हैं। मतलब कॉम्पिटिटर्स फ्यूज हैं, बहुत लिमिटेड हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब बड़े प्लेयर्स हैं, सब बड़े खिलाड़ी हैं, नहीं, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यानी कुछ स्मॉल फर्म्स हैं, कंपटीशन का हिस्सा है, कुछ बड़े फर्म्स हैं, वो भी इस कंपटीशन का हिस्सा है। देखो कितना आसान है। देन एंट्री बैरियर्स। अब जब हम एंट्री बैरियर्स की बात कर रहे हैं, एंट्री का बैरियर, बैरियर यानी प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एंट्री की बात कर रहे हैं। तो एंट्री बैरियर्स में जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एग्जिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन सम टाइम देयर इज़ बैरियर इन दिस मार्केट। यानी कभी गवर्नमेंट के लाइसेंस इशू में प्रॉब्लम आता है, कभी पैटेंट राइट्स में कभी कभी प्रॉब्लम आता है। तो थोड़े बहुत एंट्री में बैरियर, बैरियर यानी सम प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स, थोड़ा एंट्री में कभी कभी प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज इफ़ एनी फर्म दे वांटेड टू एग्जिट फ्रॉम दिस मार्केट, तो वो इजीली एग्जिट कर सकते हैं। तो इस मार्केट में एंट्री बैरियर बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत दिखता है जब लाइसेंस की बात आती है या जब हम पैटर्न राइट्स की बात करते हैं, तो थोड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशन, कभी कभी एंट्री में थोड़े बैरियर्स दिखते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी फर्म को एग्जिट करना है
तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। तो थोड़ा एंट्री बैरियर यानी रुकावट, थोड़ा ऑब्स्टिकल, थोड़ा हर्डल्स इस मार्केट में दिखाई देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कंपटीशन। अब कंपटीशन का तो क्या कहना, है ही फ्यू सेलर्स, और वो फ्यू सेलर्स आपस में बहुत स्ट्रांगली कंपटीशन करते हैं। तो कंपटीशन तो बहुत टफ होती है, और वो कंपटीशन जब करते हैं तो वो हमेशा इसमें स्पेशली जो ह्यूज इन्वेस्टर होता है स्पेशली, इट विल एंजॉय द लीडरशिप इन द मार्केट, क्योंकि प्राइस लीडरशिप होता है उनका, कुछ एग्रेसिव पॉलिसीज़ उनकी होती हैं। तो ये जो मार्केट रहता है इसमें कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, यानी हद से ज़्यादा दे आर टोटली हैव द टफ कंपटीशन इन द मार्केट, कि सामने वाले ने जो किया आई हैव टू डू। यानी यहाँ पर तो हम लोग कहें, जैसे मैंने कहा, देयर इज़ अ प्राइस वॉर, प्राइस को लेके तो वॉर होती है बिल्कुल, कि आपका प्राइस कम तो मुझे भी करना है, यानी मुझे भी एनी हाउ प्राइस को कम करना ही पड़ेगा। या सपोज अगर उसने प्राइस को बढ़ाया तो जो दूसरा सेलर है वो क्या कह के अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा कि देखो उसने प्राइस बढ़ा दिया लेकिन मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ, तो आपको वही क्वालिटी जब सस्ते में मिल रही है तो बेटर है आप मेरा प्रोडक्ट लो। यानी आप प्राइस को कम करोगे तो भी प्रॉब्लम, यानी आई हैव टू रिड्यूस। बढ़ा दिया तो भी आपका शेयर उधर कस्टमर के दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। यानी प्राइस को लेके तो टू मच वॉर इज़ देयर इन दिस मार्केट। और कंपटीशन तो बहुत टफ कंपटीशन इस मार्केट में दिखाई देती है। वाई? बिकॉज देयर आर फ्यू सेलर्स, तो वो आपस में बहुत क्लैश जो रहता है, कंपटीशन जो रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। अच्छा, नेक्स्ट दिखाई देता है अनसर्टनिटी। अब इस मार्केट में अनसर्टन बिहेवियर रहता है। अनसर्टन मीन्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टुमारो, क्या होगा। अब सबसे मज़ेदार बात बताऊँ क्या होता है, इस मार्केट में फ्यू सेलर्स हैं। अब वो आपके सामने कॉम्पिटिटर हैं, आपसे जो है काफ़ी अच्छी कंपटीशन कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं और कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन्हें भी सर्विस दे रहे हैं। पर पता नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कब कुछ फ्यू सेलर्स में से 2-3 जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सेलर्स हैं, फर्म्स हैं, आपस में हाथ मिला लें एंड दे विल मेक अ कार्टेल। वो कार्टेल बना दे रहे हैं। ऐसा मोस्टली इस मार्केट में यूज़ होता है। कौन सा वर्ड होता है? कार्टेल। कार्टेल यानी ग्रुप बना देते हैं। ये आप FY में पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पे भी ओलिगोपोली चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आएगा कि इस मार्केट में किस तरह का रिस्पॉन्ड कार्टेल जो है वो बेनिफिट लेके आता है, किस तरह से इस मार्केट में लीडरशिप को फॉलो किया जाता है। तो काफ़ी डायग्राम के साथ मस्त थियरी हम लोग करने वाले हैं। अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा, तो इस मार्केट में क्या होता है, मैंने क्या कहा, अनसर्टन, मतलब यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग इन एडवांस। कल क्या होगा यू डोंट नो। यानी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, पता नहीं उन्होंने किसी के साथ, जो 2-3 आपस में हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन, उन्होंने हाथ मिला लिया और उन्होंने कार्टेल बना के एक बहुत बड़ा आपको एक शॉक दे दिया। यानी सम टाइम ऐसा होता है कि आपके कुछ राइवल्स जो हैं वो कार्टेल बना के, ग्रुप बना के जो हैं, वो उन दोनों तीनों के बिजनेसमैन के बीच का कंपटीशन एलिमिनेट हो जाएगा। बट दे विल बी अ बिग चैलेंज फॉर अ बिग बिजनेसमैन, क्योंकि हमने क्या कहा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। कुछ स्मॉल सेलर्स हैं, कुछ छोटे सेलर्स हैं। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे सेलर्स जो हैं वो आपस में एक मास ग्रुप बना के और बड़े बिजनेसमैन को एक चैलेंज दे देते हैं। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि इस तरह का मार्केट में रेस्पॉन्स बहुत दिखता है। तो इस तरह का मार्केट में स्ट्रैटेजी बहुत बिजनेसमैन ने अपनाई है। जैसे अभी बिरला सीमेंट था, अब काफ़ी मोनोपोली काफ़ी सालों तक अभी भी वो एंजॉय कर रहा है। उसके सामने कुछ फ्यू स्मॉल इंडस्ट्रीज़, उन्होंने क्या किया, आपस में कार्टेल बना लिया और नाम दे दिया एसोसिएशन ऑफ सीमेंट कंपनीज, ACC सीमेंट, नाम सुना है, ACC सीमेंट, एसोसिएशन ऑफ सीमेंट कंपनी। बस आपस में ग्रुप बना दिया, एक बहुत बड़ा कार्टेल बन गया और बिरला सीमेंट के टक्कर का हो गया। देखो ऐसा होता है इस मार्केट में। यानी ये मार्केट अनसर्टन है, अनप्रडिक्टेबल है। कब क्या होगा यू नेवर नो। हो सकता है वो आपसे राइवल बन के टक्कर ले,
आपसे प्राइस के लिए लड़े, आपसे एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो आपसे मैटर में आपसे कंपटीशन करे। तो सो मैनी थिंग्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ इसमें होते हैं। तो जनरली ये मार्केट जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता है, काफ़ी कंपटीशन रहता है। और उसकी वजह से क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट भी हैं, सामने वाले को ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या वो चेंजेस ला रहा है, कौन से वो डिफरेंट मूव्स ले रहा है, तो आई विल आल्सो मूव माई एक्शन इन माई प्रोडक्ट इन द सेम वे। अगर उसने प्राइस में चेंज किया मैं भी कुछ करूँगा, उसने प्रोडक्ट में चेंज किया मैं भी कुछ करूँगा, उसने सर्विसेज देने का अंदाज़ बदला, आई विल आल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज इन डिफरेंट वे। यानी इस तरह की स्ट्रैटेजी बहुत नेक टू नेक कंपटीशन चलती है। यानी इसने जो किया मुझे उससे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हटके करना है। वाई? बिकॉज आई हैव टू स्टैंड इन द मार्केट, मुझे कंपटीशन में खड़ा रहना है। तो ये सब चीज़ें जो है टैक्टिक्स मुझे फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे मुझे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मार्केट में रहना है, मुझे प्रॉफिट कमाना है। और हम हैं ही प्यू, जब थोड़े सेलर्स हैं तो आपस में ना बहुत जो है वो कंपटीशन इस तरह की दिखाई देती है। तो ये अनसर्टेनिटी का बिहेवियर दिखाई देता है। ओके दोस्तों, अब है लास्ट पार्ट, दैट इज़ डिमांड कर्व, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये डिमांड कर्व जो है वो इस मार्केट में कैसा दिखाई देता है। नाम आपको दिखाई दे दिया, दैट इज़ किंक डिमांड कर्व। किंक यानी जो मुड़ा हुआ है, जो बेंड हुआ है, उसको किंक बोलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट, जैसे थियरी मैंने कहा, ये हमें पॉल स्विजी ने दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में इसका नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन आई टोल्ड यू, क्योंकि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हम जब आपका FYBCom में फिर से हम लोग मिलेंगे तो यू विल सी दैट वहाँ पे हमें ओलिगोपोली एक बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा, जिसमें हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्टेल देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट देखेंगे, सब देखने वाले, वन बाय वन विथ सो मेनी डायग्राम्स के साथ। बहुत अच्छी जो इस मार्केट की स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी है। भले कंपटीशन अच्छा है, थोड़ा हमें स्ट्रांगली इसमें रिएक्ट करना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। बहुत अच्छा मार्केट के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है। तो बहुत अच्छा मार्केट है, हम करेंगे। लेकिन इस मार्केट में हमें क्या दिखाई देता है? किंक डिमांड कर्व। किंक यानी मुड़ा हुआ। अच्छा, ये कैसे होता है? देखो, ये मैंने एल शेप में पहले आपको फॉर्मेट दिया। वाई एक्सिस पे एज यूजुअल प्राइस, और एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखाई देता है दोस्तों? क्वांटिटी, डिमांड। अब इस मार्केट में क्या है, कुछ बड़े सेलर्स हैं, कुछ बड़े सेलर्स हैं, उनका जो मूव है वो इस तरह से रहता है कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। कुछ सेलर्स का रिस्पॉन्ड ऐसे दिखाई देता है, और कुछ सेलर्स का जो रिस्पॉन्ड है धीरे धीरे इट विल बिकम स्टीपर, वो स्टीप हो जाता है, यानी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो यहाँ डिमांड कर्व जो है, यहाँ पे मैंने डी दिया और यहाँ मैं D1 दे रही हूँ, ओके, ताकि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को चेंज कर पाएँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ से ये आपका डिमांड कर्व जो पहले फ्लैटर था, बाद में थोड़ा स्टीपर हो गया, इसको नाम दिया मैंने के, नाम है किंग्ड डिमांड कर्व। किंग्ड डिमांड कर्व ये हमें दिखाई देता है इस ओलिगोपोली मार्केट में। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ ये मुड़ता है ना, जहाँ टर्न हुआ, यहाँ पे आपका ये प्राइस जो है वो डिसाइड होता है, और आपकी जो क्वांटिटी है यानी OQ मार्केट में डिसाइड हो गई। ये जो प्राइस है OP प्राइस जो है, इस OP प्राइस को हम क्या कहते हैं? रिजिड प्राइस। रिजिड यानी फिक्स्ड प्राइस। ये रिजिड प्राइस है जो इस मार्केट में डिसाइड होती है। वो कैसे डिसाइड होती है, क्या होता है इनके बीच में, वो पूरा इसको हम बोलते हैं के यानी किंक यानी टर्निंग पॉइंट, जिस पे OP प्राइस फिक्स हुई, जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन इसका डिटेल स्टोरी नेक्स्ट ईयर है। आपको तो टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी नहीं दिया गया, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा है दोस्तों, तो हम डायग्राम दिखा सकते हैं। अब इस डायग्राम में क्या दिखता है? DK, ये कौन सा है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का। ऐसी पोजीशन भी कुछ सेलर्स की दिखती है, और कुछ सेलर्स जो हैं वो इस तरह की, यानी जिनका जो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, यानी उनका प्रोडक्ट मार्केट में चलता ही चलता है। कुछ की डिमांड इलास्टिक है,
किसका प्रोडक्ट बिल्कुल 100% दिखाई देता है, यानी चाहिए ही चाहिए वो प्रोडक्ट, वो मार्केट की डिमांड होती है। तो ऐसे दोनों डिमांड को दिखाई देते हैं, और जहाँ पे वो जुड़ते हैं यू विल सी दैट इज़ द के टर्निंग पॉइंट। और ऐसा कभी कभी मार्केट में दिखाई देता है कि ऑल ऑफ सडन जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड थी, ज़रूरत नहीं थी, वो स्टीपर बन गया, यानी ज़रूरत बन गई। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो आपकी जनरेशन ने देखा। अब देखो दोस्तों, स्पेशली जब हमने देखा था मार्च 23, 2019 को, हमारे देश में आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जब नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपनी इकोनॉमी को लॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक का प्रॉब्लम हुआ था और इट वाज अ कंप्लीट अ न्यू डिसीज़ फॉर अस। ओके, तो उस समय हमारे देश में कुछ प्रोडक्ट्स यानी प्रिकॉशंस का प्रोटोकॉल सेट हुआ कि हमें मास्क चाहिए। ओके, एक तो वो चाहिए, प्लस आपको फेस का शील्ड चाहिए, आप वो देख रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए आप पीपी किट देख रहे थे, वो भी चाहिए। प्लस आप देख रहे थे ऑक्सीजन्स के जो सिलेंडर्स थे उनके लिए भी आपको स्पेशली उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ने लगी। प्लस ऑक्सीजन से रिलेटेड काफ़ी जो वेंटिलेटर्स वाले जो एम्बुलेंस थी इनकी भी ज़रूरत पड़ने लगी। तो ये वेंटिलेटर्स होना या सैनिटाइज़र स्पेशली, तो हमने ये प्रोडक्ट कभी इतना यूज़ किया ही नहीं था। सिर्फ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो पेशेंट को देखने आते थे तब हम देखते थे सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमने ये प्रोडक्ट्स कभी यूज़ ही नहीं किया था। अच्छा, तो उनकी डिमांड पहले क्या थी? इलास्टिक थी। हमने क्या देखा? इलास्टिक डिमांड थी। उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी। अचानक से जब ये प्रॉब्लम आया तो आपने देखा पीपी किट की डिमांड, सैनिटाइज़र्स की डिमांड, मास्क की डिमांड, ख़ास करके जब हमने मास्क N95 हमने देखा, इन सब की प्राइस कैसे शूटअप हो गई, क्योंकि वो हमारे डिमांड मार्केट का नेसेसिटी का हिस्सा बना, वो हर एक को चाहिए था। तो इसके लिए वो प्राइस किस लेवल पे फिक्स हो गया? पर्टिकुलर लेवल पे। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, सप्लाई किया। फिर जैसे जैसे उसकी गवर्नमेंट ने सप्लाई किया यानी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया यानी प्रोडक्शन बढ़ा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा प्राइस को हमने धीरे धीरे कम किया। लेकिन आपने देखा फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ, तो ऑक्सीजन के प्लांट्स भी डाले गए, जबकि हमने पहले उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की थी दोस्तों। पहले क्या होते थे, वेंटिलेटर्स वगैरह हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, चाइना से आते थे। लेकिन बाद में जैसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, ये किसी को भी छूने से हो सकता है, और करोड़ में पेशेंट, तो कैसे हम उनको डील करेंगे। इतनी इमरजेंसीज हॉस्पिटल्स बनाई गई, हर जगह सैनिटाइज़र चाहिए, इतने मास्क चाहिए, इतने डॉक्टर्स के लिए पीपी किट चाहिए, और वो भी क्या है, यूज़ करने के बाद आपको उसको डिस्पोज करना है, फिर नए दिन नया चाहिए, तो इतनी प्रोडक्शन भी तो चाहिए। अब जिनकी डिमांड मार्केट में थी नहीं दोस्तों, इलास्टिक थी, अचानक से उनकी डिमांड बढ़ गई, तो ये भी एक इफ़ेक्ट आया, यानी डिमांड का इमीडिएटली आपने क्या देखा, स्टीपर हुआ। ये हमने होते हुए देखा अपनी इकोनॉमी। नॉट ओनली इन दिस केस, ये तो हमने मेडिसिन का एग्जांपल दिया। आप देखो मोबाइल्स, टैबलेट्स, अब जैसे ही जब पूरा इकोनॉमी लॉकडाउन हुआ, अब स्टूडेंट्स, उनकी भी लाइफ जो थी वो बिटवीन 4 वॉल्स रिस्ट्रिक्टेड हुई। अब उनके नॉलेज को हम कैसे शेयर करें, वो नॉलेज हमारे साथ कैसे शेयर करें, हम कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करें, वो कैसे लेक्चर्स अटेंड करें, ये थोड़ा जो था वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया। तो जब ऐसे सिचुएशन फेस हुए और हमने ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दिया, तो डिमांड फॉर टैबलेट्स, डिमांड फॉर मोबाइल्स ऑल ऑफ सडन बढ़ गए। तो कुछ समय के लिए जितना भी मार्केट में स्टॉक था पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चों की हैवी डिमांड थी। उल्टा हम बच्चों को पहले बोलते थे मोबाइल यूज़ मत करो, लेकिन जैसे इकोनॉमी लॉकडाउन हुई तो बच्चों को मोबाइल ही देना पड़ा। देखो इकोनॉमी पूरी जो थी वो एक अलग एंगल से मुड़ गई। दैट इज़ कॉल्ड किंग। कभी कभी ऐसा सडन ट्विस्ट मार्केट में आता है, सडन चेंज मार्केट में आता है, दैट इज़ कॉल्ड किंग। किंग यानी टर्न, ट्विस्ट इन द मार्केट, जो हमें मार्केट में टर्न और ट्विस्ट दिखाई देता है दोस्तों। तो इसके लिए इस मार्केट में आपका डायग्राम कैसे दिखाई देता है, किंग डिमांड कर्व, किंग यानी टर्निंग वाला डिमांड कर्व।
जो मुड़ा हुआ है, ट्विस्ट हुआ है, लेकिन ये डिमांड कर्व दो सेगमेंट से बनता है। एक डी के पहला रिलेटिवली इलास्टिक यानी ग्रेटर देन 1, दूसरा के D1 रिलेटिवली इनइलास्टिक जहाँ पे आपकी डिमांड नेसेसिटी बन जाती है। तो ऐसा डिमांड कर्व मिलता है जहाँ प्राइस क्या फिक्स हो गई, फिक्स प्राइस, OP इज़ द प्राइस, और क्वांटिटी भी फिक्स हो गई, OQ। तो इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का रिस्पॉन्स हमें ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू फर्म्स के बीच में दिखाई देता है। तो इस तरह का है ओलिगोपोली मार्केट, यानी इट इज़ अ मार्केट वेयर यू फाइंड कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन है वो इस तरह से दिया गया है कि ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट वेयर फ्यू फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड गुड्स। ओके बेटा, समझ में आया। अब उसके बाद आपके फीचर्स। अब फीचर्स मैंने 8 फीचर्स आपको बताए कि इस मार्केट में फ्यू सेलर्स हैं, जो हमें डेफिनेशन ही हेल्प करता है। इस मार्केट में इंटरडिपेंडेंस है, हम अपने राइवल्स के ऊपर, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कंटिन्यूसली वी विल ऑब्जर्व ऑन देम, कीप वॉच ऑन देम, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वैसे ही मूव लेते हैं जैसा वो लेता है। देन एडवर्टाइजमेंट, इट इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही विल ट्राई टू कंट्रोल ओवर द मैक्सिमम शेयर ऑफ मार्केट। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कुछ फर्म्स बहुत छोटे हैं, कुछ फर्म्स बहुत बड़े हैं, तो इस मार्केट में कोई यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी नहीं दिखती है। देयर इज़ अ एंट्री बैरियर, कुछ बैरियर्स दिखाई देते हैं ड्यूरिंग एंट्री इन द मार्केट कि गवर्नमेंट के लाइसेंस चाहिए, पैटेंट्स राइट्स चाहिए, तो इसके लिए कुछ एंट्री बैरियर्स इस मार्केट में दिखाई देते हैं। कंपटीशन तो भाई सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि जितने भी मार्केट्स हमने किए हैं सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन अगर हमें दिखाई देती है तो वो ओलिगोपोली मार्केट में दिखाई देती है। दैट इज़ वाई वी सेड दिस इज़ द वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट, जो आप नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी तरह से और डीप में पढ़ोगे। हाँ, अनसर्टनिटी ये भी इस मार्केट में दिखाई देता है, क्योंकि नथिंग इज़ सर्टन, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कब आपके राइवल्स आपसे कंपटीशन लेने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी टू फेस द कंपटीशन विथ यू। पता नहीं कब आपके राइवल्स आपस में मिलके एक बहुत बड़ा आपके सामने चैलेंजिंग फर्म बन के सामने आ सकता है। तो ऐसा अनसर्टनिटी बिहेवियर दिखाई देता है, क्योंकि इस मार्केट में सम टाइम राइवल्स में ज्वाइन देयर हैंड्स to eliminate the competition among themselves, that is called the cartel। उनको cartel बोलते हैं, उनको ग्रुप बोलते हैं। और लास्ट हमने कहा that is kink डिमांड कर्व। इस मार्केट में भी हमने डिमांड कर्व सीखा, जो हमें इस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल स्विजी ने बताया कि किस तरह से इस मार्केट का डिमांड कर्व दो सेगमेंट में जो है वो दिखाई देता है। पहला सेगमेंट डी के, दैट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और दूसरा सेगमेंट के D1 यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और किंक जहाँ होता है, जहाँ डिमांड का मुड़ा, ट्विस्ट हुआ, उस पे OP प्राइस और OQ क्वांटिटी यहाँ डिसाइड होता है। ओके दोस्तों, तो ये था आपका ओलिगोपोली मार्केट इन अ वेरी इजी वे। जिस तरह से मैंने आपको ये सिखाया, in the same way I have provided in my notes। तो यस बेटा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करना तो ज़रूर बनता है। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सीखो और सिखाओ। एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर मिलेंगे। थैंक यू।